As part of welfare measures, Y Company Limited has contracted to lend its employees sums of money at 5% per annum rate of interest. जो Y Company Limited है वो अपने एम्प्लॉयज़ को लोन देगी 5% इंटरेस्ट पर एज अ स्टाफ वेलफेयर मेजर, ठीक है। द अमाउंट्स लेंट आर टू बी रिपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ये जो लोन देगी इसको 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में चुकाने हैं, और उसमें जो इंस्टॉलमेंट होगा उसमें प्रिंसिपल भी होना चाहिए और इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ये 5% वाला, ठीक है। ये बोल रहा कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फॉर कंपेरेबल लोन्स। जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपेरेबल लोन्स के लिए वो 10%, यानी अगर इसके जैसा ही कोई मार्केट में अगर कोई लोन देता है तो वो 10% पे देगा। जो वाई है, वाई कंपनी, वो 16 लाख रुपए देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, 1 जनवरी 2001 को देती है 16 लाख रुपए। Following the principles of recognition and measurement as laid down in Ind AS 109, you are required to record the interest for the year ended 31 December 2001 for the transaction and also compute the value of loan initially to be recognized and amortized cost for all subsequent years। अब ये कह रहा है कि आपको इंड AS 109 का मतलब करना है और आपको जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है 31 दिसंबर 2001, सिर्फ एक ही साल, जो 31 दिसंबर 2001 है, सिर्फ इसी डेट की हमें जो है जनरल एंट्री वो रिकॉर्ड करनी है। और हमें जो इनिशियल रिकॉग्निशन में जो वैल्यू आती की लोन की वो कंप्यूट करनी है, और जो अमोर्टाइज कॉस्ट है फॉर ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स, एक साल की नहीं, ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स की हमें कैलकुलेट करनी है। यानी 3 चीज़ें करनी है, 31 दिसंबर 2001 की जनरल एंट्री करनी है, इनिशियल रिकॉग्निशन करनी है लोन की, और अमोर्टाइजेशन कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन फॉलोइंग डिस्काउंट फैक्टर्स एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम मे बी अडॉप्टेड। मतलब हुआ है कि जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के लिए हम ये वाली पीवी फैक्टर जो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हु एम आई, कौन है हम कौन है, हम हैं वाई लिमिटेड। यहाँ पे दे नहीं लिखा है बट हम वाई कंपनी लिमिटेड है, इसके लिए आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में हम वाई कंपनी लिमिटेड हैं। हमारे लिए क्या है, फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, हमारे लिए ये है। हमने लोन दिया है तो हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट है। ओके, ये ऑन मार्केट है, ये ऑफ मार्केट है। यहाँ पे चूँकि लिखा हुआ है कि कंपेरेबल लोन्स की बात यहाँ पे करी गई है, तो मतलब ये ऑफ मार्केट हो गया। ग्रेट, ऑफ मार्केट हो गया। तो अब हम स्टेप 3 स्किप कर देंगे, स्टेप 4 पे आएंगे सीधा। स्टेप 4 में बात की गई है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना होगा, जो कंपेरेबल लोन का इंटरेस्ट रेट होगा, यानी 10%, ठीक है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हमारे पास आएगा 10%। अब स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, जो कैश फ्लोज जो हमें आने हैं, यहाँ पे लिखा है ना कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए, तो जो कैश फ्लोज जो आने हैं, ये जो आएंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इनका हमें इसको डिस्काउंट करके पीवी निकालना है। ये देखो यहाँ पे ये 3,20,000 करके इक्वल इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल की रिपेमेंट करनी है। फिर उसी हिसाब से 5% इंटरेस्ट आएगा। जैसे 16 लाख का 5% इंटरेस्ट हो गया 80,000। फिर 16 लाख में से 3,20,000 तुमने दे दिया, बाकी बचा 12,80,000। तो 12,80,000 का 5% 64,000। इस तरीके से करके हमें कैश फ्लो पूरा निकाल लेना कि कितना कैश फ्लो आएगा। तो हमने टोटल कर लिया कि इस साल में इन दोनों का मिला के 4 लाख, इन दोनों का मिला के 384। इस तरीके से टोटल इतना कैश फ्लो इस साल में आएगा। तो आप अभी इसको डिस्काउंट करके पीवी निकालना। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारा होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट हमने क्या निकाला, 10%। तो 10% का हमें यहाँ पे दे भी रखा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो हम इसमें क्वेश्चन में क्या रखा था कि जो आप डिस्काउंटिंग करोगे उसके लिए आप ये वैल्यू यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, हमने यही वैल्यू रख ली। अब हमने इसका इंटू कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू हमारा निकल गया इतना। यानी जो क्वेश्चन में जो हमसे मांगा था कि हमें इनिशियल रिकॉग्निशन पे लोन की वैल्यू चाहिए, तो ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन पे लोन की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें उसमें हमें अमोर्टाइजेशन अमाउंट भी हमसे पूछा था। तो अगर हम जो हमने टोटल दे रखा है ट्रांजेक्शन प्राइस जो हमारी है 16 लाख, 16 लाख में से प्रेजेंट वैल्यू माइनस करेंगे
14,06,272। तो हमारी जो अमोर्टाइजेशन है वो हमारी निकल आएगी, वो कितनी निकल आएगी, वो हमारी निकल आएगी 1,93,728 रुपये निकल आएगी अगर हम माइनस करेंगे तो। ठीक है, ओके, हमारे स्टेप 5 कंप्लीट हो गया। स्टेप 5 के बाद हम स्टेप 6 पे आते हैं। स्टेप 6 को हम स्किप कर देंगे क्योंकि ये हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है, स्टेप 7 पे आएंगे सीधा अमोर्टाइजेशन टेबल। अब हम पीवी को रखेंगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में। अब इसको अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। अमोर्टाइजेशन टेबल में ये हो गया हमारा अमाउंट ड्यू, ये दोनों अमाउंट ड्यू और ये अमाउंट पेड। ये देखो ये है, ये अमाउंट पेड लेस करके क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस तो नीली आना चाहिए ना, क्योंकि सारी तो हम 2005वें साल के आखिर में तो सब कुछ हम पे कर देंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस नीला आ जाएगा। जो भी अगर हमारा डिफरेंस आ रहा होगा, नील की जगह कुछ भी आ रहा होगा, वो हम इसमें इंटरेस्ट में एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो है ना ये डेसिमल के चक्कर में थोड़ा बहुत आ जाता है, नहीं तो ये नीली आएगा यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में सबसे पहले रिकॉग्निशन करेंगे हम इसकी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अमोर्टाइज्ड अमाउंट है उसकी, ये रही हमने इधर रिकॉग्निशन कर ली। स्टाफ लोन ये रही, पीवी वाला अमाउंट यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये हो गया, प्रीपेड को अमोर्टाइजेशन अमाउंट ये हो गया, टू बैंक, ये रिकॉग्निशन होगी हमारी। सेकेंड फेज में हम अमोर्टाइजेशन करेंगे। तो अमोर्टाइजेशन देखो यहाँ पे कर रखिए, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट अकाउंट डेबिट, ये 193,728 को डिवाइड करेंगे 5 से, जो भी अमाउंट आएगा। ये नहीं, एक्चुअली यहाँ पे कर रखी है, ये रहा, ये कैसे आया मैं बता देता हूँ। जो हमने जो भी 19 करके था ना, समथिंग 193072 डिवाइड बाई 5 करोगे तो ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने अमोर्टाइजेशन एंट्री हमने पास करी है। उसके बाद तीसरे में करते होता है कि हमें इंक्रीज दिखाना है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ड्यू टू इंटरेस्ट अक्रूवल, बट ये पार्ट हम जो है स्किप कर, ये पार्ट हम तभी करते हैं जो थर्ड फेज है इंक्रीज इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जब जो अमाउंट है वो, अगर वो अमाउंट एंड में रिपे की आ रही है, होलसम, मतलब पूरा अमाउंट लमसम करके एक लमसम अमाउंट सबसे लास्ट में लोन पीरियड के एंड में हम अगर पे करते हैं या हमें मिलता है। सिंपल सी बात ये है कि 2 फेज हमने कर लिया, रिकॉग्निशन का, अमोर्टाइजेशन का। थर्ड फेज जो इंक्रीज एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला है, ये फेज हम तभी करते हैं जब जो लोन अमाउंट है वो पीरियड एंड में लमसम करके पे किया कर दिया जाता। अगर वो मतलब धीरे धीरे करके हर साल कुछ कुछ पे कर दिया जाता तो हम उसमें इंक्रीज इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं करते, बल्कि डिक्रीज इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करते हैं जब वो हमें पेमेंट करता है। तो हमें इंक्रीज की नहीं, सिर्फ डिक्रीज की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे डिक्रीज़ की बात नहीं कर रखी है, बट हम डिक्रीज़ की ही बात करेंगे। डिक्रीज़ में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू स्टाफ टू इंटरेस्ट इनकम कर देंगे अमोर्टाइजेशन टेबल में से देख के। और फिफ्थ फेज में कैश सेटलमेंट की एंट्री होगी, बट यहाँ पे चूंकि हमें सिर्फ 31 दिसंबर 2001 की एंट्री मांगी है तो हम कैश सेटलमेंट की एंट्री हम नहीं दिखाएंगे, ये है।